वैसे अब तो 100% ये कंफर्म हो ही गया है कि टॉस हारो मैच जीतो। मैं नहीं मानता। नमस्कार, जय हिंद, क्या हालचाल। मेरा नाम बीसू, वेलकम करता हूं आप सभी का दे दाना दन में। दोस्तों, फाइनली 12 सालों बाद टीम इंडिया एक बार और चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बन गई है और इस पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी टीम ऐसा पैदा नहीं हो सकी जो हिंदुस्तान को हरा सके। पूरी तरह से इस चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान अनबीटेबल रहा है, यानी यूं कहे तो साफ शब्दों में टीम इंडिया अपने चैंपियंस ट्रॉफी में सभी मुकाबले जीती है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि वो भले ही शांत रहता है लेकिन बाप बाप होता है। जली ना, तेरी भी जली ना। और इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिकेट का बाप एकमात्र हिंदुस्तान है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर 2023 वर्ल्ड कप और फिर उसके बाद 2024 T20 वर्ल्ड कप और इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबले तक का रिकॉर्ड देखा जाए तो टीम इंडिया मात्र एक ही मुकाबला हारी है। यानी यूं साफ शब्दों में कहें तो टीम इंडिया अपने 25 मुकाबलों में 24 मुकाबले जीत चुकी है और केवल एक मुकाबला हारी है। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिकेट का बाप केवल हिंदुस्तान है या नहीं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल मुकाबला जीतकर इस चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी बार चैंपियन बनी है। पहली बार 2002 में श्रीलंका और इंडिया को ज्वाइंट विनर घोषित किया गया था। फिर उसके बाद 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बनी थी और इस बार 2025 में रोहित शर्मा की कप्तानी में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर टीम इंडिया तीसरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनी है, जिसके चलते कल 150 करोड़ से भी ज्यादा हिंदुस्तानी चैन की नींद लिए होंगे। नहीं तो इस पूरे प्रतियोगिता में केवल एकमात्र न्यूजीलैंड की ही ऐसी टीम थी जो टीम इंडिया को मात दे सकती थी। बाकी इस प्रतियोगिता के दौरान तो टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी टीमों को भी मात दिया है। लेकिन जब बात हो रहा था न्यूजीलैंड का, तब सबकी सांसें रुक जा रही थी, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में एकमात्र न्यूजीलैंड ही ऐसी टीम थी जो टीम इंडिया को पूरी तरह से कहीं ना कहीं दिक्कत में ला सकती थी। और वो ऐसा हो भी सकता था, क्योंकि चाहे वो ऑफ द फील्ड हो या ऑन द फील्ड हो, न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह से टीम इंडिया के ऊपर हावी थी। हालांकि ये बात अलग है कि पिछले 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड की टीम जीत नहीं पाई है, लेकिन अगर रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखें तो न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी में ही सन 2000 में इंडिया को हराया था। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड ने 2021 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया को हराया था, लेकिन इससे पहले इंडिया ने न्यूजीलैंड को कभी भी फाइनल में नहीं हराया था। शायद इसीलिए न्यूजीलैंड की टीम इस फाइनल मुकाबले में भी पूरी तरह से इंडिया के ऊपर हावी नजर आ रही थी। लेकिन सच कहूं तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के ऊपर भी उतना ही प्रेशर था जितना कि टीम इंडिया के ऊपर था, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में इंडिया ही एक ऐसी टीम थी जो किसी के सामने भी नहीं लड़खड़ाई थी और न्यूजीलैंड की टीम भी ऐसी थी जो किसी के सामने नहीं लड़खड़ाई थी। ऐसे में आप लोग ये कह सकते हैं कि ये मुकाबला बेस्ट वर्सेस बेस्ट में हुआ, लेकिन इसको जीता वही जो इन दोनों में एक सबसे बेस्ट है और रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हालांकि इस मुकाबले में एक समय तो ऐसा भी आ गया था जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया ये मुकाबला तो एक तरफा जीतेगी, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड ने कमबैक किया और गेम में वापस आया। हालांकि वहां से टीम इंडिया लड़खड़ा भी गई थी और जिसको ये देखकर लग रहा था कि ये मुकाबला टीम इंडिया के हाथ से गया। हालांकि दोस्तों, मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, फिलहाल इस मुकाबले में क्या हुआ थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। देखिए, पहले तो रोहित शर्मा लगातार 15 मैच में टॉस हारे और जिसके चलते उनको इस फाइनल मुकाबले में बॉलिंग करने का डिसीजन मिला, जिसमें न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए रचिन रविंद्रा और विल यंग ने न्यूजीलैंड को एकदम तगड़ी शुरुआत दिया। हालांकि मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या ने शुरुआती के ओवर्स में टीम इंडिया को ब्रेक थ्रू नहीं दिलाया, जिसके चलते न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज रचिन रविंद्रा और विल यंग ने 57 रनों की एकदम बेहतरीन पार्टनरशिप भी कर दी है। हालांकि उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया को कमबैक कराया और पहला विकेट ब्रेक थ्रू के रूप में दिलाया और मानो कि यहीं से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की टीम अपना 57 रनों पर एक भी विकेट नहीं गंवाई थी, वो अब 57 रनों पर अपना पहला विकेट गंवा देती है और यहाँ से उनका कमबैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही कुलदीप यादव को पहला ओवर फेंकने के लिए अटैक पर लाया जाता है, कुलदीप यादव अपने पहले ही गेंद पर एकदम पूरी तरह से स्ट्राइक बोल देते हैं
और अपने पहले ही गेंद पर सचिन रविंद्रा को क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं। ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम जो 57 रनों पर अपना एक भी विकेट नहीं गंवाई थी, वो अब मात्र 69 रनों के स्कोर पर ही अपना दूसरा विकेट भी गंवा देती है। फिर उसके बाद दूसरे ओवर में कुलदीप यादव का कमबैक होता है। फिर उसके बाद कुलदीप यादव न्यूजीलैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन को भी कैट एंड बोल्ट आउट करके लपक लेते हैं तीसरी विकेट। ऐसे में अब न्यूजीलैंड की टीम मात्र 75 रनों के स्कोर पर अपना 3 विकेट गंवा देती है और पूरी तरह से दबाव में आ जाती है। अब यहाँ से टीम इंडिया के सभी स्पिनर्स पूरी तरह से न्यूजीलैंड के ऊपर दबाव बना लेते हैं और इस दबाव से निकल पाना लगभग न्यूजीलैंड के लिए नामुमकिन लग रहा था। लेकिन अभी भी डेरियल मिचेल पिच पर टिके हुए थे और न्यूजीलैंड के स्कोर कार्ड को धीरे धीरे आगे भी बढ़ा रहे थे और उनका साथ निभाने आए टॉम लेथम भी कुछ खास नहीं कर पाए और मात्र 14 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि ग्लेन फिलिप्स जो न्यूजीलैंड के लिए लगभग एक तुरुप का इक्का है और न्यूजीलैंड के लिए कभी भी मुकाबला पलट सकते हैं, वो आकर ताबड़तोड़ रन बनाना भी शुरू किए और मात्र 53 बालों में 34 रनों की इनिंग खेलकर आउट भी हुए, जो लगभग अपना काम भी कर चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने आते हैं मिचेल ब्रेसवेल और डेरियल मिचेल के साथ मिलकर स्कोर कार्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हैं। हालांकि मिचेल ब्रेसवेल लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से भी बल्लेबाजी करते हैं और यहां से न्यूजीलैंड का स्कोर कार्ड एकदम तेजी से आगे बढ़ता है, जिसमें मिचेल ब्रेसवेल 40 बॉलों में 53 रनों की एकदम शानदार और ताबड़तोड़ इनिंग खेलकर आउट हुए। हालांकि इसी के बदौलत न्यूजीलैंड की टीम लगभग एक लंबे टारगेट की तरफ भी पहुंच रही थी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी भी टीम इंडिया के लिए डेरियल मिचेल का विकेट सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ था, जिसमें डेरियल मिचेल भी लगभग 101 बालों में 63 रनों की इनिंग खेलकर आउट हुआ। अब जो न्यूजीलैंड की टीम लगभग 270 रनों के आसपास पहुंचना चाहती थी, वो अब 251 रनों के आसपास ही सिमट कर रह गई। हालांकि जिस तरीके का पिच था उसके हिसाब से 251 रनों का टारगेट कोई छोटा टारगेट नहीं था। यानी यूं साफ शब्दों में कहें तो न्यूजीलैंड की टीम एक फाइटिंग टोटल बनाने में सफल हो गई थी, जिसमें टीम इंडिया की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज रहे कुलदीप यादव, जो 10 ओवर में 40 रन खर्च करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती जो 10 ओवर में 45 रन खर्च करते हुए 2 विकेट अपने नाम किए। फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा जो 10 ओवर में मात्र 30 रन खर्च करते हुए 1 विकेट अपने नाम किए। हालांकि मोहम्मद शामी कुछ ज्यादा रन लुटा दिए और 9 ओवर में 74 रन खर्च करते हुए मात्र 1 ही विकेट अपने नाम किए। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे भी हो, लेकिन टीम इंडिया के सभी स्पिनर्स ने टीम इंडिया को इस मुकाबले में कमबैक कराया और न्यूजीलैंड को 251 रनों के टारगेट तक रोकने में एकदम बेहतरीन भूमिका निभाया। अब टीम इंडिया को ये फाइनल मुकाबला जीतने के लिए 252 रनों की जरूरत थी, जिसका पीछा करने के लिए आए कैप्टन रोहित शर्मा और शुभमन गिल। हालांकि ये दोनों प्लेयर टीम इंडिया को एकदम बेहतरीन और तगड़ी शुरुआत दी है, जिसमें कैप्टन रोहित शर्मा ने तो एकदम तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के लिए लगभग मानो की जीत के दरवाजे खोल दिए और टीम इंडिया को इतना तगड़ी शुरुआत दी है जिसका न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेटनर भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे, क्योंकि कैप्टन रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के सभी गेंदबाजों को पावर प्ले में ही पूरी तरह से धाराशाही कर दिया था और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से कमजोर फील करा दिया था, जिसमें कैप्टन रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बीच 112 बॉलों में 105 रनों की एकदम बेहतरीन और शानदार पार्टनरशिप भी हुई। हालांकि शुभमन गिल मात्र 50 बॉलों में 31 रन बनाकर आउट हुए। यहाँ से टीम इंडिया थोड़ी सी लड़खड़ाने लगी, क्योंकि उसके बाद चेस मास्टर विराट कोहली भी मात्र 1 रन बनाकर आउट हुआ। अब ऐसे में टीम इंडिया के ऊपर पूरी तरह से दबाव आ चुका था, लेकिन कैप्टन रोहित शर्मा भी इसी बीच स्टेप आउट करके अपना विकेट फेंक दिए। ऐसे में अब टीम इंडिया पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी, जिसमें कैप्टन रोहित शर्मा तो मात्र 83 बॉलों में ही 76 रनों की इनिंग खेलकर आउट हुए थे और टीम इंडिया के लिए लगभग जीत के दरवाजे खोल दिए थे। लेकिन टीम इंडिया पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। हालांकि अब उस इनिंग को अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर ने बिल्ड किया और शानदार पार्टनरशिप करते हुए टीम इंडिया को लगभग जीत की तरफ ले गए। हालांकि अक्षर पटेल भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए, लेकिन टीम इंडिया के लिए एक बार फिर संकट मोचन बनते हुए टीम इंडिया के लिए एक शानदार इनिंग खेले और श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 75 बालों में 61 रनों की एकदम बेहतरीन पार्टनरशिप भी की है। हालांकि अक्षर पटेल मात्र 40 बॉलों में 29 रन ही बना सके। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर ने फिर एक बार सारा जिम्मा अपने ऊपर लिया और केएल राहुल के साथ मिलकर 20 रनों की शानदार पार्टनरशिप की है। हालांकि श्रेयस अय्यर यहां से 48 रनों की एकदम बेहतरीन इनिंग खेलकर आउट हुए हैं, लेकिन उसके बाद आगे का सारा काम पूरा किया है हार्दिक पांड्या और केएल राहुल। यहाँ से हार्दिक पांड्या भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए, लेकिन जब जरूरत थी तब उन्होंने भी रन बनाया और उसके बाद इस मैच को फिनिश किए रविंद्र जडेजा और केएल राहुल और टीम इंडिया को एकदम शानदार जीत दिलाए, जिसके चलते टीम इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी की तीसरी बार चैंपियन बनी है। जिसके बाद से कल से लेकर अभी तक लगभग पूरे इंडिया में सभी लोगों ने जमकर होली और दिवाली मनाया होगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है
क्या टीम इंडिया की ये शानदार जीत आप लोगों की कैसी लगी? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।